तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जस्ट अभी अभी वापस आया हूँ डंकी मूवी देख के। ये रिव्यू नहीं है। अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप गलत जगह पे हैं। इस मूवी को देखने के बाद जो मुझे लग रहा है, जैसा मुझे फील हो रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मूवी में क्या अच्छा था, क्या बुरा। अ, थोड़ा ज़्यादा मेरे इमोशंस अभी हाइटेंड है उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। लेकिन मैं मूवी मुझे कैसे इम्पैक्ट कर गई और क्यों, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूँ। तो स्पॉयलर्स हैं क्योंकि मूवी डिस्कस करूँगा मैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो रेफरेंसेस हैं जो आपको शायद तभी समझ आएंगे जब आप फिल्म देखेंगे। तो बट मुझे अपने लिए ये कहीं डालना था, कहीं बस एक्सप्रेस करना था। एक बोला जाता है ना कि से आउट टू द वर्ल्ड टाइप से। इस मूवी का मैंने इंतज़ार तो काफ़ी टाइम से किया है। जब पूरी लाइनअप अनाउंस हुई थी शाहरुख खान की कि इस साल कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मुझे इस मूवी के अनाउंसमेंट नहीं किया था, क्योंकि राजकुमार हिरानी ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनके मैंने जब उनके फिल्म्स देखता था, उनके मैं ब्लू रेज ख़रीदता था या डीवीडीज़ ख़रीदता था, और एक्स्ट्रा फीचर में डायरेक्टर्स कमेंट्री आती थी। उनकी फिल्म्स मुझे इतनी पसंद आती थी कि मैं ट्राई करता था जानने का कि हर एक सीन के पीछे उनकी थिंकिंग क्या थी। डायरेक्टर्स कमेंट्री अगर आपने कभी सुनी नहीं है तो एसेंशियली बस एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है अपने फिल्म के ऊपर, कि उसने क्या किया, क्यों किया, और इस जगह पे ये क्यों और उस जगह पे वो क्यों है। मुझे पसंद है वो सब अच्छे से जानना, अगर मुझे फिल्म पसंद आती है तो। बट बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं अपने अपने यहाँ जो जिनका मुझे लगता है कि आर्ट इतना स्किलफुल है, या काम इतना स्किलफुल है कि मैं इतना डीपली इंडल्ज करूँ उनके उनके क्राफ्ट में, उनके थॉट्स में। तो एक तो वो पर्सपेक्टिव था। ऊपर से उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बना रखी हैं जिन्होंने मेरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है एक तरीके से। थ्री इडियट्स जब आई थी, मैं 10th क्लास में था, मैं 11th में जाने वाला था, और मैंने थोड़ा बहुत सोच रखा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उस मूवी ने मुझे एक ऐसे पाथ पे डाल दिया अपनी लाइफ में, एक नॉर्थ स्टार दे दिया मुझे कि आज तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। सिमिलरली मतलब उनके बाकी फिल्म्स भी ऐसे थे जो पर्सपेक्टिव आपका बहुत क्वेश्चन करते थे। तो जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, तो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की एक ऐसा कोलैबोरेशन जो बहुत टाइम से इन द मेकिंग था। मतलब मुन्ना भाई में शाहरुख खान होने वाले थे, थ्री इडियट्स में शाहरुख खान होने वाले थे, और मेरे को वो सब खबरें जब पता चलती थी तो मुझे लगता था कि यार ये क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा अगर आपने मुझे थोड़ा भी जानते तो आपको पता है मेरा बाय शाहरुख खान को लेके। और जब फाइनली वो अनाउंसमेंट हुई कि ये एक तरह से ड्रीम पेयरिंग मेरे लिए जो एक साथ आ रही है, तो ठीक है यार, पठान आ रही है, जवान आ रही है, मैं खुश हूँ। शाहरुख खान वापस आ रहा है इतने सालों बाद। स्क्रीन पे देखना शाहरुख खान को एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए अभी भी। लेकिन डंकी मेरे लिए एक ऐसी पोटेंशियल फिल्म थी जो मुझे लगता था कि शायद मेरे लाइफ के अगले 10 साल के लिए जो नॉर्थ स्टार है वो सेट कर देगी, या कुछ उस लेवल का इम्पैक्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो। क्योंकि फिल्में मैं बहुत देखता हूँ, जनरली वो लाइफ चेंजिंग वाली फिल्में उतनी नहीं आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेयर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। पठान के टाइम पे पठान वाले बाल रख लिए, अभी मैंने एनिमल देखी थी तो उस तरह के बाल रख लिए। लेकिन एक होता है ना कि एक मतलब कॉन्क्रीट कुछ डिफरेंस आपके पर्सपेक्टिव में, आपके व्यूज़ में, आपके लाइफस्टाइल में, उस तरह की फिल्में बहुत कम रिसेंट टाइम्स में आई है। मुझे बहुत पसंद आई थी। लाल सिंह चड्ढा कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि मूवीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है पिछले कुछ टाइम से। मुझे मूवीज़ देखना जेन्युइनली पसंद है, और बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जो मुझे एकदम ऐसी लगें कि मैं जिसको देख ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे ना बस कभी कभी लगता है कि कुछ फिल्म्स ना एकदम फास्ट फूड की तरह है। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है उन्हें देख के। हमें पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। मतलब आप अगर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज़ देख लो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो वैसी ही मिलेगी, उसका सेम फॉर्मूला है।
तो एक एक्सपेक्टेशन वहाँ पे मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है आपको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है एक तरीके से। ये जो पठान हो गई या जवान थी, एनिमल हो गया, मतलब इन सब फिल्म्स में आपको पता है कि आप क्या देखने आए हो। आपके एक्सपेक्टेशन जनरली क्वाइट वेल अलाइंड रहते हैं और वो एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है इन सबको देख के, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। वो 3 घंटे में एक खुशी टाइप की होती है कि अच्छी पिक्चर देखी है, कुछ अच्छा देखा है, जैसा सोचा था वैसा ही देखा है। अब वो अच्छा है, उसकी अपनी जगह है, लेकिन मैं डंकी को इस कैटेगरी में नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है डंकी थोड़े घर के खाने की तरह है। काफ़ी इम्परफेक्शंस है फिल्म में। जैसे अगर मैं उसको घर के खाने से कंपेयर करूँ तो एक तरीके से मान लीजिए कभी घर के खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी दाल गाढ़ी बन जाती है, कभी एकदम पतली बन जाती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जो घर से बहुत दूर रहते हैं, आपको उस इम्परफेक्ट घर के खाने की भी एक वैल्यू होती है। उसका आई थिंक ग्रेटिफिकेशन अलग है, उसका लॉन्गिंग अलग है, उस तरह के खाने का, उस तरह की फिल्म्स का। और उसका इम्पैक्ट भी अलग है। तो मैं जब ये फिल्म देखने गया, मेरा मेंटालिटी या मेरा जो दिमाग का फ्रेम ऑफ माइंड था, दिमाग का फ्रेम ऑफ माइंड वो कुछ इस तरीके का था, कुछ ऐसे अलाइन था। और मुझे पता था कि क्योंकि ये राजकुमार हिरानी की पिक्चर है तो ये डायरेक्टर्स फर्स्ट पिक्चर होने वाली है और उसके बाद शाहरुख खान की पिक्चर होगी। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये फिल्म मेरे को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि ये माइग्रेंट्स पे बेस्ड थी, उन लोगों पे बेस्ड थी जो अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं एक बेटर लाइवलीहुड ढूंढने के लिए। और कुछ सीन्स थे यार इस फिल्म में जो मुझे लगता है कि शायद अगर आपने ये इंडिया में देखी है तो आपको वो पता नहीं कितना देखने को मिलेगा। क्योंकि स्पेशली जब वो सेकेंड हाफ का फाइनल एक्ट आता है, मतलब थर्ड एक्ट समझ लीजिए पूरे फिल्म का, जब सब कंक्लूड हो रहा होता है, आपको पता है कि ये लोग घर पहुंच गए हैं, घर जा चुके हैं, घर आ रहे हैं। आपके दिमाग में पता है कि ये गाना आने वाला है, आपने पहले बहुत बार सुन रखा है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन उसको बस आपके आंखों के सामने वो होते हुए देखना, उस एनवायरनमेंट में, एक ऐसे थिएटर में बैठे हुए जहाँ पे सब वैसे ही लोग बैठे हैं जो अपना घर छोड़ के आए किसी दूसरे शहर में। और फिर मैं तो ओवरवेल्म तो हुआ ही था, अभी भी थोड़ा सा अ, हल्का सा हो रहा हूँ, मतलब इमोशनल, क्योंकि वो जब मुझे वो सेंटिमेंट याद आ रहा है जो उस थिएटर में मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि एक कम्युनल एक्सपीरियंस था एक तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ बैठे हुए थे और मैं देख रहा था कि लोग ऐसे ऐसे आंसू पोंछ रहे हैं अपने इधर उधर, मतलब ऐसे करके, ऐसे करते ना, ऐसे करके वो करने का ट्राई कर रहे थे। और वो सब लोग वो समझ पा रहे थे, क्योंकि उस सीन में जब वो दिखा रहे थे कि कितने साल बाद वापस आए अपने घर, और वो चीज़ें याद करे जो वो उन गलियों में किया करते थे, उन सड़कों पे किया करते थे, उन घरों में किया करते थे। आई थिंक वो हर कोई बंदा जो घर कभी कभी नहीं जा पाता किसी भी रीज़न की वजह से, लंबे लंबे वक्त तक, उसको वो कहीं उसको शायद वो समझ आया होगा, उस सीन का इम्पैक्ट ज़्यादा फील हुआ होगा, मुझे लगता है। मुझे तो हुआ था डेफिनेटली, मुझे अभी भी याद करके भी थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे सीन्स थे यार फिल्म में जो मैं इस सेटिंग में देख के बहुत ही ओवरवेल्म ओवरवेल्म हो चुका था। अभी भी हूँ। और मुझे ये आउटलेट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी कि मुझे शायद ये किसी से बात करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेके। कुछ सीन्स और थे। एक आगे एक सीन था जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है। आई एम सॉरी, ये डिस्कशन थोड़ा ओवर द प्लेस है, क्योंकि मैं इसको, जैसे मैंने कहा, रिव्यू की तरह नहीं कर रहा हूँ, उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। मेरे को जो दिल में जैसे जो याद आ रहा है मैं वैसे बोले जा रहा हूँ।
बट तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर था, वो जब अपने घर पहुंचती है फाइनली 25 साल बाद, और फिर वो अपने पेरेंट्स से मिलती है जो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो सब देख के बहुत पता नहीं उस फीलिंग को डिस्क्राइब कैसे करें, क्योंकि अब मेरी भी एज अब ऐसी हो रही है जहाँ पे मुझे लगता है कि अब कुछ टाइम में मेरे पेरेंट्स भी बूढ़े होने लगेंगे, और वो सोच के भी थोड़ा सा अजीब लगता है वो रियलिटी एक्सेप्ट करना थोड़ी सी अजीब लगती है। एंड जिस तरह से दिखाया गया था वो पिक्चर में, बहुत स्मॉल सेंटिमेंट था, लेकिन आप एक बार कनेक्ट कर जाते हो तो आपको फिर वो छोटा नहीं लगता है वो चीज़। बट जो सबसे इम्पैक्टफुल था मेरे लिए अगर आप बिलीव करेंगे तो इन सब के अलावा, वो ये था कि ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री फिल्म नहीं थी, ये फिल्म एक कॉमेडी नहीं थी मेरे लिए। ये फिल्म एक लव स्टोरी थी, जो कि बहुत सरप्राइजिंग एक टर्न ऑफ इवेंट्स था, जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। गाने इस फिल्म के रिलीज़ के कुछ घंटे पहले आ गए थे, तो मैंने वो सुने तो थे, लेकिन वो एब्जॉर्ब करने में मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो वो रोमांटिक वाला जो पूरा प्लॉट लाइन है, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना हैवी होगा। मैंने लेटर बॉक्स पे इस फिल्म को रिव्यू किया, तो एक और रिव्यू मैंने पढ़ा कि दिस इज़ वीर ज़ारा डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी क्योंकि जनरली राजकुमार हिरानी की फिल्म्स में जो रोमांस होता है, जो मेन लव का एंगल होता है, वो एक आफ्टरमाथ होता है कुछ इवेंट का या किसी सिचुएशन का या वैसा। वो पूरी स्टोरी नहीं ड्राइव करता है, वो स्टोरी का हिस्सा होता है, बट पूरी स्टोरी वो ड्राइव नहीं करता है। शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है इसमें, वो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है बहुत वैसा कैरेक्टर है जैसा 10 साल की उम्र में मैं सोचता था कि काश मैं वैसा बन पाऊँ। बहुत अच्छा आदमी है, सेल्फलेस है, दूसरों के लिए कुछ भी करता है। ऑब्वियसली आप वैसा आदमी नहीं बन सकते हो, क्योंकि दुनिया एडल्ट्रेट कर ही देती है आपको, लेकिन एस्पिरेशनली वो उस तरह का कैरेक्टर ही था जैसा मैंने कभी सोचा होगा बनने का। और उसका फ्रूइशन उस स्क्रीन पे देखना कि ये क्या हो सकता था, वो बहुत रिवॉर्डिंग था एक तरीके से आपका एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है आपके दिमाग में, जो इतने सालों से रहा है, कभी कहीं दब के भी रह गया, और फिर उसको स्क्रीन पे देखना कि वो कैसा होता, भले ही स्क्रीन पे ही सही, बट कैसा होता। मेरे लिए वो बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था। वो कनेक्ट फिर एक बन गया था ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उस कैरेक्टर से भी, इवन दो बहुत अनरियलिस्टिक कैरेक्टर है। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि ये फिल्म मुझे क्यों इतनी पसंद आई है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया कि मुझे ये फिल्म पसंद आई है, तो मैं एक्सप्लिसिटली बोल भी देता हूँ अभी। इस फिल्म का बैकबोन है वो लव स्टोरी, हार्डी की लव स्टोरी। शाहरुख खान का कैरेक्टर का नाम हार्डी है इसमें। वो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था, क्योंकि वो इतनी ओल्ड स्कूल है, वो इतना प्योर है, और वो जो दुनिया एग्जिस्ट करती है उसके अराउंड, उस लव स्टोरी के अराउंड जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये अच्छे लोगों की कहानी है, जो नॉट नेसेसरीली एक बुरी दुनिया में है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में है जहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो उनके फेवर में नहीं है। और वो स्ट्रगल की ये कहानी है, लेकिन उस स्ट्रगल को ड्राइव करता है एक बंदे का होपलेस रोमांटिक प्यार टुवर्ड्स दिस वन गर्ल जो उसको मिली रैंडमली आई थिंक वो पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करके क्या मुझे, आई थिंक जो सेल्फलेसनेस दिखाई गई है इसमें, उसको उसके रिवॉर्ड को जो दिखाया गया है यहाँ पे, वो मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा या इनफैक्ट वर्ल्ड सिनेमा भी उतना अब उस पर फोकस नहीं करता है। एक आउटडेटेड आइडिया लगता है, जो कि शायद है भी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया मैं आज 2 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी ये फिल्म, और कल एक और बार देखने जा रहा हूँ। इतना आई होप ये फिल्म लोगों को पसंद आए
कि मेरे इंडिया आने तक ये फ़िल्म लगी रहे थिएटर्स में। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कितना कमाती है कितना नहीं, जो मूवी कमानी थी वो कमा के गई है। ये मूवी मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए था कि मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करके जाए, कुछ रीअसर्ट करके जाए वैल्यूज़, या कुछ चेंज करके जाए, और उतना उसने शायद कर दिया है तो यार मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं रिव्यू तो नहीं कर रहा हूँ इस पिक्चर को, मुझसे वो होगा भी नहीं। इनफैक्ट मतलब आप ये देखिए कि मैंने इस पूरे पॉडकास्ट में शाहरुख खान कितना कम बोला होगा इन कंपैरिजन टू अगर आप जनरल मुझसे बात करते हैं उसके उसके बदले, क्योंकि ये फिल्म शाहरुख खान के लिए नहीं है। ये फिल्म शाहरुख खान की नहीं है। ये फिल्म राजू हिरानी की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसी फिल्म बनती है जहाँ पे एक ऐसा बंदा जिसको लेके मुझे इतना बायस है कि मैं कुछ भी देख सकता हूँ, वो उसको ओवरकम करके अपनी स्टोरी, अपने कैरेक्टर्स, अपने इमोशंस को उसके ऊपर ला के रखती है। ऑब्वियसली उस फाउंडेशन पे बिल्ड करती है जो शाहरुख खान का एक फाउंडेशन है, लेकिन उसको ओवर शैडो करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एंड आई थिंक ये उन रेयर ओकेजन्स में से है, जैसे चक दे में था, जैसे स्वदेश में था। ये फिल्म वैसी नहीं है बाय द वे, बट उन ओकेजन्स पे भी मुझे ऐसा लगा कि द फिल्म इज़ बिगर देन शाहरुख खान। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो अगर जवान और पठान में शाहरुख खान नहीं होता तो मैं शायद वो फिल्म्स जिस एंथुजियाज्म से मैंने देखा है उस एंथुजियाज्म से तो बिल्कुल नहीं देखता। पठान तो मैं शायद देखता ही नहीं, लेकिन डंकी शाहरुख खान अगर नहीं होते तो वो, हाँ मतलब वो एक चाह रहती कि एक पिक्चर राजकुमार हिरानी या शाहरुख खान की फिर से आ जाए या कभी आ जाए, लेकिन मैं ये पिक्चर फिर भी देखता। एंड आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, क्योंकि वो बायस को ओवरकम करने में ही मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होती है। मुझे जब लोग मुझसे रिव्यू मांगते हैं, तुझे पिक्चर कैसी लगी, क्या हुआ, जाना चाहिए कि नहीं, मेरे को बहुत दिक्कत होती है शाहरुख खान की पिक्चर जेन्युइनली रेकमेंड करने में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुझे वो पिक्चर कैसे लगी, क्योंकि मैं वो बायस को हटा के नहीं बात कर सकता हूँ। इस पिक्चर में मैं फिर भी थोड़ा बोल सकता हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़े से होपलेस रोमांटिक हैं, आपको पसंद आएगी ये पिक्चर क्योंकि आप इस फिल्म की नब्ज़ को पकड़ लेंगे जो इसकी लव स्टोरी है। लेकिन अगर आप उन प्रैक्टिकल लोगों में से हैं जिन्हें इस बात का वहम है कि दुनिया उनके हिसाब से चलती है, ये रूल्स हैं, ये तौर तरीके हैं, तो शायद आपके लिए ये फिल्म नहीं हो। ये जैसा मैंने कहा, ये फास्ट फूड नहीं है। इसमें आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, इम्परफेक्शंस हैं। लेकिन अगर आप वो हैं जो घर के खाने की वैल्यू जानते हैं, उस सेंटिमेंट की वैल्यू जानते हैं, या उस सेंटिमेंट को आप एम्ब्रेस करने को रेडी हैं, तो आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी, ऐसा मुझे लगता है तो इन कंक्लूजन, इमोशन हैवी फिल्म है, स्पेशली जो सेकेंड हाफ है। और अगर आप कनेक्ट कर गए, अगर आपको वो लव स्टोरी दिख गई और आप उसमें इन्वेस्ट हो गए, आप हार्डी के एक्शंस, उसके सैक्रिफाइसेस, उसके बर्ताव में अगर आप इन्वेस्ट हो गए, तो आपको ये फिल्म काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। और प्लीज़ मैं आपको बस ये बोलूँगा, मैं रिव्यूज़ उतने अब नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि लोग बोल रहे हैं कि इसकी वीकेस्ट फिल्म है राजकुमार हिरानी की, उतनी अच्छी नहीं है, ये है वो है। मैं बस एक चीज़ रीइटरेट करूँगा, फिल्म्स बहुत पर्सनल होती हैं, आप प्लीज़ इन रिव्यूज़ पे ना जाएं। आई थिंक रिव्यूज़ का सिस्टम थोड़ा सा अभी ख़राब चल रहा है। आप फिल्म हो सके तो देखें और ख़ुद का ओपिनियन बनाएं इसके ऊपर। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो एक दिल खोल के जाइए, फिल्म जैसी है वैसे एम्ब्रेस करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपको अच्छी लगे, आई होप आपको कुछ मिले इस फिल्म में जो आप रख सकें। इन कंक्लूजन मैं बस ये बोलूँगा कि मुझे लगता है कि अगर आप एक फ़िल्म में किसी को रुला सकते हैं तो वो एक बहुत स्किलफुल एक्ट है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी एक इमोशनल फिल्म लिख रहा हूँ
जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोएगा वो देख के। ऑल्दो मैंने बहुत दिल से लिखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो उतना वेल रिटन है या वेल शॉट होगा या पता नहीं क्या, कुछ कमी लगती है उसमें मुझे हमेशा। तो वो, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि इंसान को रुलाना एक फिल्म सीन से सिर्फ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास एक विजुअल मीडियम है आपके सामने जो आपको पता है कि वो है और दिस इज़ नॉट रियलिटी। एंड आप लोगों को अगर उतना सस्पेंड करवा पाते हो बिलीव कि वो उसको हटा के उसमें इन्वेस्ट होके वो एक रो दें उसके ऊपर। रोना एक बहुत ही प्योर इमोशन है, क्योंकि उसको फेक करना बहुत मुश्किल है। आप फेक हंस सकते हैं, आप फेक इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन फेक रोना बहुत मुश्किल है। तो जब कोई डायरेक्टर वो कर पाता है, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्ट की चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं शायद वो नहीं कर पाता हूँ। इस फिल्म में जितना मैं रोया हूँ वो मैं बहुत सालों से नहीं रोया हूँ। आई थिंक जर्सी में एक बार लास्ट रोया था, लाल सिंह चड्ढा में हल्का सा इधर उधर करके, और कुछ नहीं। बट ये एक वैसी फिल्म है जो मुझे याद रहेगी काफ़ी सालों तक। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार देखूँगा, क्योंकि वो आखिरी का जो सेकंड हाफ का जो आखिरी पार्ट है वो मेरे को बहुत ही गट रेंचिंग लगता है। ऑल्दो बहुत बहुत होलसम है इन अ वे, बट जस्ट द फैक्ट कि मैं घर से बाहर रहता हूँ और उन सब चीज़ों से बहुत डीपली कनेक्ट कर जाता हूँ, वो मुझे हिट कर जाती हैं। अभी भी मैं सोच रहा हूँ तो यार तो ठीक है, आई थिंक इसको आप ख़त्म करना चाहिए। मेरे पास 1 मिनट बाकी है, इसमें तो सब ख़त्म हो गया। तो थैंक यू देखने के लिए, होपफुली जल्द मिलेंगे।